image formation through plane mirror. मान लीजिए कि जैसे मिलियंस ऑफ रेज आती हैं किसी से, तो मिलियंस ऑफ रेज अगर आ रही हैं और वो किसी एक तरफ ही जा रही हैं, वैसे तो बहुत सारी रे हैं, हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो किन्हीं भी टू रेस को सेलेक्ट करके इमेज बनाई जा सकती है। मान लीजिए मैंने एक रे सेलेक्ट कर ली और एक और सेलेक्ट कर ली, तो ये दो ही सेलेक्ट की बस, और नहीं की। दो देयर आर मिलियंस ऑफ रेज, और भी बहुत सारी होंगी, बट वी हैव लेफ्ट ऑल दोज एंड वी आर कंसर्न्ड विद दीज टू रेज। तो अच्छा, अपने डायग्राम को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम इतनी ही दूरी पर एक पॉइंट ले लें, क्योंकि हमें मालूम है कि जितनी दूर पर यहाँ ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ उतनी ही दूर पर इमेज बनेगी, तो हमने ऐसा ही पॉइंट ले लिया। अब जरा देखो कि कभी भी मिरर के पीछे कोई फोटोन या रे नहीं जाती, तो पीछे हमेशा डॉटेड बनाना, इस बात का खास ध्यान रखना। तो मैंने एक रे ये निकाल दी और पीछे डॉटेड बना दिया। नाउ ये देखो, और जो दूसरा वाला है उससे भी निकाल दी, पीछे डॉटेड बना दिया, तो ये रे गई और फिर पीछे डॉटेड बना दिया। अब जरा देखो कि ये जो रे आई थी, इन दोनों पे अब परपेंडिकुलर डाल दो। तो इसमें हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। नाउ ये दोनों चीजें हमने डाल दी, तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल बन गया। नाउ इज दिस ए फाइन फिगर। और देखो रे जब इस पर गिरी तो क्या ये एक दूसरे से डाइवर्ज हुई हैं। जस्ट क्लोजली वॉच, क्या ये दोनों दूर जाती हुई दिख रही हैं। तो यहां पर अगर हमारी आंख है तो क्या उसको ये रे ऐसा लगेगा। नाउ will the ray appear to diverge from this point, उसको क्या लगेगा। रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो इसलिए it appear to diverge from this point। तो हमें जब ऐसे, तो हमने यहाँ बनाई थी यहाँ बनाई थी, तो आपकी इतनी सारी तो आंखें हो नहीं सकती, लेकिन एक आंख के पास तो दो रे जा रही है ना, तो रे जा रही है, तो आईज ऑलवेज थिंक दैट फॉर आईज it appears that light travels in a straight line, so from somewhere behind the mirror it might have came to eyes। तो वो यही सोचेगी यहाँ से आ रही है, तो ये इमेज हुई कि नहीं हुई, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने यहाँ डॉटेड बनाया है। तो कभी भी किसी भी अगर प्लेन मिरर में आपको इमेज बनानी है, तो आपको क्या करना है, उसका तरीका क्या है। एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट के बाद अब जरा देखो कि जहां पर आपने ऑब्जेक्ट लिया है ठीक उतनी ही दूर पर पहले इमेज ले लो, तब आपका डायग्राम दिखने में अच्छा लगेगा और साथ ही साथ इसमें कोई फ्लॉ नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैंने उतनी ही दूरी पर सेंटीमीटर से नाप भी लेना, तो आप यहाँ पर उतनी दूरी पर इमेज ले लो। अच्छा, अब इससे जितनी मर्जी उतनी रे निकालो, कितनी रे निकालना चाहते हो। 1, मान लीजिए 2 भी निकालना चाहो तो 2 भी निकाल लो। एक परपेंडिकुलर भी लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो, तो एक ये ले ली। फिर एक कैसी ले लो, एक यहाँ पर इधर ले लो इसी पॉइंट से, और एक और ले लो। तो हमने सिंगल पॉइंट से इतनी सारी ले ली। अच्छा, अब इससे इसको डाइवर्ज होना है। यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सब पे परपेंडिकुलर डालो, और क्या ये रे फैलेगी, अब दूसरी तरफ जाएगी जितने एंगल पर आई, बोलो जितने एंगल पर
जितने एंगल पर ये रे गिर रही है क्या दूसरी तरफ उतने ही एंगल पर जाएगी? हाँ, तो अब ये जो दूसरी तरफ जाएगी उसके लिए आप क्या करो, यहां से लो, इसका सपोर्ट लो, ये जो इमेज है इसका सपोर्ट लो। ये देखो मैंने डॉट बनाया है। अब देखो, अब इसका सपोर्ट लेंगे और यहां पर, यहां से डॉट बनाते हुए, और यहां पर रे वास्तव में जहां जाएगी रियली, उसको पूरा आपको बोल्ड लाइन लेनी है। फिर यहां से इसी पॉइंट से आओ, यहां पे आओ, तो यहां से जब आओगे, हाँ बोलिए। लाइट जैसे मान लो एक बॉल है, तुमने यहाँ फेंकी तो इधर बाउंस बैक हुई, यहाँ फेंकी तो यहाँ बाउंस बैक हुई, ये लाइट है, लाइट पॉइंट है। एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट आ रही है। लाइट कैसे आ रही है? बल्ब भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल लगा के और उसमें एक नीडल से छेद कर दो, पीछे से बल्ब से रोशनी डालो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, लाइट चाहे बल्ब ले लो या पॉइंट साइज से कर दो, या और कोई भी छोटी लाइट ले सकते हो, डेकोरेटिव वाली छोटी लाइट ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। नो, अब देखो, तो यहाँ से भी आप हर जगह देख लो, आपको बहुत एंगल का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और रेज इतनी फाइन बनेंगी, आपका फिगर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो पहले से ही हमें ये ले लेना चाहिए कि इमेज का पॉइंट, क्योंकि आपको मालूम है प्लेन मिरर में कैसा होता है। सो देखो, सारी रेज एक जगह मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और ये जो नॉर्मल आई क्या उसी पे लौट जाएगी। तो इस तरीके से एज रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नेवर मीटिंग, क्या वो मिल रही हैं? एज रेज अपीयर टू diverge from a point behind mirror, तो मिरर के पीछे के किसी बिंदु से वो फैलती हुई प्रतीत हो रही है। appear to diverge का मतलब है कि वो अपसरित होती हुई, अपसारी बिंदु है। behind the mirror and they never meet, and these never meet, दे तो व्यक्तियों के लिए लगता है, these never meet after reflection, तो ये कभी भी वो मिल नहीं रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इसलिए क्या होगा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल। इमेज कहाँ बनी? जहां रे मिलती है वहीं इमेज बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनी बताइए? behind the mirror, as ray it is meeting there, ray appear to meet there, and image कैसी हुई? is virtual। virtual क्यों हुई? आभासी। जैसे कि आपका प्रतिबिंब पानी में मिले, एक बिल्कुल शांत झील में चले जाओ, पानी में आपका चेहरा दिख जाएगा, लेकिन क्या उसे आप स्क्रीन पे ले पाओगे? तो इट इज वर्चुअल एज इट कैन नॉट बी टेकन, it cannot be taken on, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। so if rays meet after reflection, एक्चुअली मीट करती तो वो कैसी होती बताओ? if ray would have met actually after reflection, तो वो चीज हो जाती ये, जैसे ये देख लो, यहां पर ये हमने क्या ले ली? कैंडल ले ली। अब मैं इसमें दिखा दूंगा आपको कि अगर मान लें इस कैंडल से जस्ट एक, सो ये हमने कैंडल ले ली जलती हुई, ठीक है, और एक हमने इसमें ले लिया है मिरर, ये हमारे पास मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब इससे क्या है कि मैं एक पेपर पर
इसका इमेज बनाऊंगा, अगर बिल्कुल आपको दिख जाए इमेज प्रॉपर तो मान लेना कि ये रियल है, अदरवाइज मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक पेपर ले लिया और इसकी इमेज बना रहा हूँ, तो जस्ट आई विल शो यू दैट इमेज इज फॉर्म्ड और नॉट, तो फिर मान लेना। नाउ जस्ट आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, और 1 मिनट लाइट भी ऑफ कर देता हूँ सो दैट इट इज़ वेरी क्लियर। ये हमारे पास इधर की ओर ये लेंस है, ये दैट इज मिरर, और बीच में कैंडल है, ये कैंडल बीच में है और पेपर दूसरी तरफ है। सो आई विल शो यू द इमेज फॉर्मेशन, कि आपको लॉ दिख रही है क्या पेपर पे? यस सर, बिल्कुल जैसी, और उल्टी दिख रही क्या? जरा थोड़ा ध्यान से देखना। यस सर, हाँ सर, तो ये उल्टी दिख रही है और आपके सामने ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर रियल इमेज है तो क्या इन्वर्टेड होगी? पेपर है क्या? पेपर है, सो इट इज पेपर। नाउ अभी फिर से देखो, ये अभी दिखा? यस सर। अच्छा, यस सर, उल्टा दिख रहा है ना? सर डायरेक्ट पेपर पे दिख रहा है। हाँ, डायरेक्ट पेपर पे वो कन्वर्ज हो रही है, यानी जो इमेज बन रही है वो लो, वो उल्टी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही कि नहीं? हाँ सर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, लेकिन अगर प्लेन मिरर लूंगा तो नहीं दिखेगी। सो इस तरीके से हमने देखा कि वॉट एवर इमेज इसमें हम पेपर पे पा सकते हैं। हियर वी आर सीइंग दैट द इमेज इज फाउंड ऑन द paper. So if the image can be taken on screen then it is real होगी तो inverted होगी। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, नाउ अब आगे का देखें। क्योंकि वो वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा था, बट चीज़ें अब कोचिंग में आओगे तो मैं ठीक से ही करा दूंगा, आप लोगों से ही करवा लूँगा सारे इसके जितने भी हैं। अभी तो आपको बस हमने दिखा दिया है। सर एक बार फर्स्ट फिगर दिखा दीजिए सर, जो बनाई थी आपने। फर्स्ट फिगर इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो फर्स्ट फिगर देख लो, फर्स्ट में भी वही काम किया गया है कि 2 रे ऊपर ले ली गई हैं, तो कहीं भी ले सकते हो आर्बिट्रेरीली, एंड यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट। अब जरा देखो कि नाउ ये तो हमने दिखा दिया आपको कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने पर बनती। क्या आपकी इमेज सीधी बनती है क्या इरेक्ट बनती है? प्लेन मिरर में बोलो, प्लेन मिरर में भाई अपना चेहरा देखते हो तो उल्टा दिखता है, तो अगर ये वर्चुअल है तो क्या इरेक्ट होगी, सीधी होगी? हाँ, एज इमेज इज वर्चुअल तो इमेज वर्चुअल है, सो इट इज इरेक्ट। अगर सीधी बन रही है तो जान लेना ये इरेक्ट है, इरेक्ट हो गया। अच्छा, आपके पापा की जो गाड़ी है उसमें जो आगे शीशा लगा हुआ है, क्या उसमें आपका चेहरा सीधा दिखाई पड़ता है? तो अगर ये इरेक्ट है तो वो इमेज कैसी हुई? वर्चुअली। क्या वो शीशा उठा हुआ है थोड़ा सा कि अंदर धंसा हुआ है? उठा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है बताओ?
कॉन्वेक्स मिरर आल्सो फाउंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, जो इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, और कॉन्केव में जैसा कि अभी हमने करके दिखाया अगर इन्वर्टेड है, सो इफ इमेज इज इन्वर्टेड तो कैसा होगा, देन इट इज रियल। अभी हम इसके रे डायग्राम बनवा देंगे, बस रियल के साथ इन्वर्टेड आप ध्यान रखें। इफ इमेज इज इरेक्ट देन इट इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, और ये होता है रियल का मतलब वास्तविक। नाउ इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब देखें, सो इतनी बात पता चल गई कि वर्चुअल कब होगी और इरेक्ट कब होगी। अब देखो नाउ अब देखिए कि अगर हमने यहां पर एटम लिख दिया है और ये मिरर है, तो हमने एटम लिख दिया है, ये देखो एटम लिखा है ए टी ओ और एम लिख दिया है। तो अब ये एटम में एम जितनी दूर है क्या उतनी ही दूर एम का ये बनेगा, और ये जो दूसरे वाले एम की लाइन है क्या वो थोड़ी और आगे बनेगी, फिर ओ उसके भी बाद बनेगा, फिर टी उसके भी बाद बनेगा, और ए उसके भी बाद बनेगा। तो अगर हम मिरर में देखें तो एटम हमें कैसा दिखाई पड़ेगा बताओ, मोटा दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ऐसे रख दिया, यहाँ पर तो हमने यहाँ एक मिरर रख दिया है, तो एटम इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मोटा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। आप इसे थोड़ा सा क्लियरली देखें तो आपको पता चल जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं। सो इससे पता चलता है जो पास है वही पास दिखाई पड़ेगा। नाउ तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में किस किस तरीके की इमेज होगी, लेट अस समराइज इट। इसे अब एक साथ लिख लें। सो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो आपने डायग्राम बनाया सर, ये आपने है क्या? क्या जो आपने डायग्राम बनाया फॉर्म बाय, इसी से ही तो आपका पूरा आगे का काम बनेगा। ये नहीं सीखा तो फिर आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। बेसिक चीज छोड़ के नहीं सीखा जा सकता है। आपने प्लेन मिरर देख लिया ना, अब पूरी लाइट आपने समझ ली, ये डायग्राम समझ ली, अब आपको समझने के लिए बचा नहीं कुछ। नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। कैसा होगा बताओ। पहली चीज, it is at same distance as the object behind the mirror. It is at same distance as object behind the mirror. Behind the mirror. और दूसरी चीज क्या है, it is ऑफ सेम साइज। क्या इसका साइज वैसा ही रहेगा जैसा ऑब्जेक्ट का है। सो इट इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि ये कैसे, ये हम चेक कर लेते हैं तो बता दें आपको। जरा ये देखो, मान लीजिए यहां पर आपने एक एरो रख दिया, ये एरो रख दिया, और ये मिरर है। अच्छा, अब इससे 2 रेज लो, एक रे सीधी ले लो और एक रे ऐसी ले लो, 2 रेज।
जो रे सीधी गई है, परपेंडिकुलर गिर रही है, क्या वो वैसी की वैसी आ जाएगी? यस सर। और जो स्लैंट गई है, तो वैसे तो इमेज पीछे बनती ही है उतनी डिस्टेंस पर, तो जो स्लैंट गई है तो क्या वो इधर पर ऐसे जाएगी दूसरी तरफ नॉर्मल के? हाँ सर। लेकिन उसे पीछे मिलाने पर वो कहीं यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, और हमारी आंखों को लगेगा एक रे उसको यहाँ से मिली, देखो ये लौट के मिली और एक यहाँ मिली, तो इन दोनों रे को जब आंखें देखेंगी, ये भी तो आगे बढ़ेगी रे, जब लौटी या पलटी तो आगे बढ़ेगी, और हमारी आंखें क्या सोचेंगी कि ये दोनों रे कहाँ मिल रही, बताओ, पीछे मिल रही कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, ऐसे ही इसकी दूसरी टिप लो, एक रे ले लो परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर जा रही है क्या वो वैसी की वैसी लौटेगी? जमीन में सीधी बॉल मारो क्या सीधी ऊपर उठ जाएगी? और एक दूसरी बॉल, दूसरी रे लो, और जो दूसरी रे जा रही है वो कहीं इधर से जाएगी परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ, तो दैट विल बी समवेयर। अभी मैं इसका नॉर्मल ठीक कर देता हूँ, नॉर्मल ठीक नहीं है, और ये भी पीछे बनेगी यहाँ पर, तो ये देखो, यानी उसका टिप भी नीचे बनेगा, और इससे ये देखो, ये तो ये रे गई, जितने एंगल पे गई क्या उतने पे लौटी? देख लो, जितने पे गई उतने पे लौटी कि नहीं, बताइए। यस सर। तो हमने एरो का भी बना दिया, एरो उसे यहाँ लगेगा, और ये जो दोनों रे इसके बॉटम से आ रही हैं वो किधर जाती हुई लगेंगी, क्या इधर और इधर? तो हमारी आंख इसको भी देख लेगी, और जब इसको देखेगी तो उसे कहाँ लगेगी, क्या इधर टिप लगेगी, इधर एरो का हेड लगेगा, इधर टेल लगेगी? तो ये बताओ क्या वो सेम साइज की देखेगा? और ये सेम साइज की है, लेकिन डॉटेड मैंने क्यों बनाई? क्योंकि क्या ये वर्चुअल है, और यहाँ एनर्जी कभी पहुंची ही नहीं है। बोलो, वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड बनाना, कभी बोल्ड ना बना देना, नहीं तो फिगर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब तीसरी चीज, इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये आभासी और सीधी हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हम लोग अपना चेहरा देखते ही हैं, एंड कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, टेकन ऑन स्क्रीन। क्या ये वर्चुअली, ये लेटरली इन्वर्टेड है क्या? इसके लेटर उल्टे आ गए हैं, एटम से मोटा बन गया है, तो लेटरली का मतलब है जो इस तरीके से लेटरल साइज है, लेंथ वाइज इन्वर्टेड नहीं है कि एरो ऊपर है तो एरो उल्टा बन गया, ऐसा नहीं आया है। लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड है। एटम से क्या बना है? मोटा, तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये सारी चीजें एक प्लेन मिरर में होती हैं। नाउ जबकि हमने ये बात देख ली है कि प्लेन मिरर क्या होता है, अब हम आते हैं, नाउ वी आर कमिंग टू स्फेरिकल मिरर्स। So spherical mirrors are the part of some hollow reflecting spheres. डायरेक्ट समझ नहीं आया बोलो, सर। डायरेक्ट इरेक्ट का मतलब सीधी। जैसे अगर आपने किसी भी मिरर में अपना चेहरा देखा तो क्या आपको अपना चेहरा सीधा दिखाई पड़ेगा कि मोमबत्ती की तरह उल्टा, पैर ऊपर सर नीचे? बोलो। सीधा। तो अभी हमने देखा था कि नहीं कि जब हम उसकी इमेज ले रहे थे, स्क्रीन पे जो ली जा सकती, उसमें लौ उल्टी दिख रही थी, फ्लेम तो इन्वर्टेड थी तो रियल थी,
और अगर उल्टी है तो रियल है, और सीधी है तो वर्चुअल है। वर्चुअल वर्ल्ड जानते हो, फोन में एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उनके दोस्त तुम्हारे कभी मदद के लिए नहीं आएंगे, वो आभासी वर्ल्ड है। दिखने में तो लगेगा बड़े दोस्त हैं, लेकिन काम पे आएंगे क्या वो? तो इस तरीके से दैट इज जो इमेज रियल है वो उल्टी है, और जो इमेज वर्चुअल है वो कैसी है? सीधी। तो आप बताइए, प्लेन मिरर में आपकी कैसी इमेज बनी? क्या ये वर्चुअल है? तो और इरेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि रियल पर इन्वर्टेड और वर्चुअल पर इरेक्ट है। तो आप चाहे उसे जिस तरीके से लिखें, रियल पर इन्वर्टेड, कुछ याद रखने लायक तो ऐसा नहीं है, RIVE कर लो तो कर सकते हो। रियल पे इन्वर्टेड, वर्चुअल पे इरेक्ट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या है, इस पर हम और भी आगे बात करते रहेंगे। हमने एक अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना, बाकी धीरे धीरे आप और समझ जाएंगे। और प्लेन मिरर पे तो आप देखते ही हो डेली। तो इस तरीके से हाँ, पूछे, कुछ पूछना है तो पूछ लो। स्फेरिकल मिरर्स आर, ये कैसे होते हैं? हॉलो रिफ्लेक्टिंग। ये स्फीयर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ये क्या पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर्स। कोई ऐसी कांच की बॉल आ जाए, मिल जाए, बाजार में मिलती हो, जिसपे चांदी जैसा पेंट चढ़ा हो, उसको कट कर लो। तो अगर एक ऐसा आपने हॉलो है बिल्कुल कांच का, और उसको यहाँ से कट कर लिया, तो क्या एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। और फिर उसको चाहे अंदर से पेंट करो चाहे बाहर से। अगर मान लो अंदर अंदर पेंट करते हो तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। अगर आपने अंदर अंदर पेंट कर दिया तो ये कैसा लेंस बन जाएगा? क्या ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और मान लो अगर आपने बाहर चांदी का वर्क चढ़ा दिया, तो इसी तरीके से ऐसा भी कर सकते हो कि बाहर चांदी का वर्क चढ़ा दो और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दो, तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसी हो। तो दो तरीके के हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इन या कर्व्ड इन। concave mirror is that whose reflecting surface is curved in. Now is that whose surface is कर्व्ड इन। अच्छा, कॉनकेव मिरर ऐसा होगा, और हमेशा लाइट को लेफ्ट से ही गिरना चाहिए। लाइट को किधर से आना चाहिए? इस पर, लेफ्ट से। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड फेस टुवर्ड्स लेफ्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कॉनकेव मिरर। लेकिन कन्वेंशन क्या है कि कोई भी मिरर डायग्राम बनाओ, तो मैंने अभी जितने भी डायग्राम बनाए, लाइट किधर से गिरा ये बताओ? लेफ्ट से आनी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड फेस टुवर्ड्स लेफ्ट, किसी भी मिरर के लिए। फेस टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जैसे मिरर जैसे एयरफोर्स के बाहर लगा हुआ है बहुत बड़ा गुरुद्वारे के सामने। नाउ इफ
द रिफ्लेक्टिंग surface is bulged out, then बोलो। जो कॉन्वेक्स है उससे पास दिखेगा। आप देख लो, आपका चेहरा पास दिखेगा, जो गाड़ियां हैं वो पास दिखेंगी। सो ऑब्जेक्ट अपीयर नियरर देन दे आर, ऐसा लिखा होता है नई गाड़ी में कि नहीं, मिरर पे। तो वो इसीलिए कि पास में दिख रहा है तो ऐसा लिखते हैं वो, इट अपीयर्स नियरर देन दे आर। अब देखो कि यहाँ पर इट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कैसा होगा, क्या ये इस तरीके से होगा? लेकिन यहाँ पर भी रेस को किधर से आना चाहिए, लेफ्ट से ही गिरनी चाहिए कि नहीं? तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे रेस चाहो, रेस नहीं बनाना है, लेकिन हमने बता दिया आपको रेस ऐसे होती है। अब जरा देखो कि देयर आर सम डेफिनेशंस regarding mirror, spherical mirror. So definitions regarding spherical mirror. तो पहली चीज है that is center of curvature. That is center of sphere whose spherical mirror that is, चाहे वो convex mirror हो या concave, is a part is called center of curvature. दैट इज, इसे सी से डिनोट करते हैं। जरा देखो, मान लीजिए एक ऐसा मिरर है, तो प्रांजल ये कौन सा मिरर है? प्रांजल दैट इज कॉनकेव। अच्छा, इसको पूरा करो, क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट था जिसमें से इसे कट कर लिया गया है? और इसका कोई सेंटर रहा होगा, क्या उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे? जैसे मान लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या ये भी किसी स्फीयर से कट किया गया होगा? और इसका भी कोई सेंटर रहा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? मिरर। तो ये कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर इज टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाउएवर सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज behind reflecting surface, behind the mirror. So C for concave mirror is in front of mirror, while लेकिन while for convex mirror, क्या ये मिरर के पीछे होगा? इट इज बिहाइंड मिरर। तो ये बात बताई गई कि मान लीजिए कि जैसे हमारा ये है, तो ये एक मिरर है, तो इस वाले केस में तो अब देखो यहां पर जैसे ही कॉनकेव है, इधर कॉनकेव हुआ कि नहीं, चम्मच का आगे का हिस्सा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके सामने होगा कि नहीं? बोलो, ये चम्मच का कौन सा हिस्सा है? फ्रंट स्पून ले लो,
तो इसमें इसका सेंटर आगे है क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तब भी है तो पीछे ही स्फीयर ना। तो इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र इसके पीछे मिलेगा कि नहीं? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो ये कर्वेचर है इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज बिहाइंड द मिरर। सेंटर इस कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब कर्व सरफेस, इसका सेंटर कहाँ है? क्या मिरर के सामने है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? क्या ये मिरर के पीछे है? जिस स्फीयर का पार्ट है वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, एक और भी चीज है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो क्या होता है? तो किसी भी मिरर में, वैसे तो स्फीयर में भी कर लोगे तो भी यही बात होगी, तो किसी भी मिरर में अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। देख लेना, ये परपेंडिकुलर है। आपने सर्कल तो पढ़ लिया है ना बुक, तो ये टेंजेंट होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, दिखाया गया है कि नहीं स्कूल में? तो किसी पॉइंट से जो टच करते हुए लाइन जाए उसे क्या कहते हैं? क्या टेंजेंट कहते हैं? और ये सी से अगर उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यानी आप ये देख लें कि रेडियस, इफ दैट इज सेंटर इज ज्वाइंड टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस देन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप ये देख लो, अपनी साइकिल में ही देख लो, जितनी भी तीलियां हैं, वो जितनी भी उसमें स्पाइक्स हैं, क्या वो जहां भी लगी हैं वो ठीक ठीक परपेंडिकुलर हैं? बोलो। तो इस तरीके से सेंटर से अगर आप पेरिफेरी को या सरकमफ्रेंस को मिला दोगे तो ये जहां भी मिलेगी अपनी साइकिल में माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेना, ये बात आपको बिल्कुल पता चल जाएगा परपेंडिकुलर है। सो इफ सेंटर इज ज्वाइंड विद एनी पॉइंट ऑन मिरर देन इट इज ए परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इफ सी इज joined to any point on mirror then it is perpendicular to surface। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी है। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स में भी अगर आप, बात तो वही है तो स्फीयर ही, तो इसका सेंटर अगर आप यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? बोलो, है तो वही बात। अब जरा देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय पोल? पोल से क्या मतलब है? दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो हैं, तो जब मैं स्फेरिकल मिरर कह रहा हूं तो आप उसे कॉन्वेक्स भी समझ सकते हैं, कॉन्केव भी समझ सकते हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है। तो इनका दैट इज नाउ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे तो वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, इज इट्स पोल, उसे उसका पोल कहेंगे और पी से डिनोट करेंगे। जरा देखें तो ये क्या चीज है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मिरर है और क्या इसमें इसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर है? यानी ये देख लो, क्या इसका ये सेंटर है जिसको मैं यहाँ पर डॉट दिखा सकता हूँ? तो हर एक चीज का सेंटर होता है। ज्योमेट्रिकली अगर बहुत सारे डायमीटर जहां मिले तो वो क्या बन जाएगा? क्या सेंटर नहीं बन जाएगा? बोलो। तो उसे क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एनी मिरर, इसे क्या कहेंगे? चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो,
दोनों में, उसे उसका पोल कहेंगे, ये पोल है। सो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पोल। जैसे मैं ये कहूं तो इस मिरर का पोल कहाँ होगा बताओ? क्या यहां पे होगा पोल? ये पी होगा भाई, हमने तो ऐसे टेढ़ा करके दिखाया ऐसे, तो अगर ऐसे देखोगे तो पोल आ जाएगा। अब ये देखो, इसी तरीके से इस मिरर का पोल कहाँ होगा? कॉन्वेक्स का, क्या उसके ठीक बीच में होगा? तो ये P हो गया। अच्छा, इसी को मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या इसमें कहीं मुझे C भी मिल जाएगा? और इसी को, इसको भी मैं पूरा कर दूं सर्कल को, क्योंकि ये तो एक आर्क का काम कर रही है, तो यहां भी C मिल जाएगा क्या? और अगर मैं CP को मिला दूं तो क्या बनेगा? Yes, it is radius of curvature. So line joining center of curvature to pole is called radius of curvature. Line joining center of curvature to pole is called radius of curvature. ये तो ये R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, R। अच्छा, अब जरा देखो कि मैं अगर कार्टेशियन सिस्टम लूं तो ये मुझे बता दो कि इधर की लेंथ क्या ली जाती, पॉजिटिव की निगेटिव, और इधर की प्लस। तो बताओ, अच्छा ये बताओ कि इस केस में ये पोल जो है ये यहाँ माना जाएगा, और मान लो मैंने मिरर यहाँ रख दिया, पोल यहाँ रखा जाएगा हमेशा। तो बताओ ऐसे केस में जो मैंने यहाँ पर रखा है, तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव माना जाएगा कि पॉजिटिव? क्योंकि भाई हमने तो क्या किया, एक कार्टेशियन सिस्टम बना दिया जो पोल से गुजरता हुआ, ये पोल से गुजरता हुआ बना दिया, अब ये बना दिया। तो ये मुझे बता दो कि यहाँ पे भी ऐसे ही बना दिया पोल से गुजरता हुआ, तो किस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पड़ा और किस केस में निगेटिव एक्स एक्सिस में पड़ा? सही है। तो इस तरीके से एज पर कार्टेशियन सिस्टम कन्वेंशन, ये कार्टेशियन सिस्टम है, सो एज पर कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, इफ पोल इज केप्ट एट ओरिजिन and reflecting surface is faced to left, then okay, एक मिनट, अब देखो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस, बहुत आवाज आ रही है, माइक आवाज आ रही है, आवाज, किसी को माइक को लगा, हाँ हाँ, देन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए, प्रवीण आप बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का कैसा होगा? कॉनकेव का सर नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स। अच्छा बताया आपने। एंड फॉर कॉन्वेक्स नेगेटिव पॉजिटिव सर होता कैसे?
इज पॉजिटिव, आगे चल के पता चल जाएगा क्योंकि हर चीज का साइन लेना है हमें। तो मतलब जैसे मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो जो बाजार में बेचा जाएगा कॉन्केव मिरर, तो क्या वो -20 करके बेचा जाएगा या +20? कभी कभी किसी से सुना है कि मेरा जो लेंस का पावर है, जो मैं स्पेक्स लगा रहा हूँ वो +2 है, तो वो कहता है मेरा -0.5। ऐसा कभी सुना है क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या आपके यहाँ स्कूल में? अगर सुना है, क्योंकि जो, हाँ ऐसा होता है कि जो आप जो चश्मे लगाते हैं ना, चश्मे का नंबर, तो कोई कहता है मेरा +2 है या +0.5 है, कोई कहता है मेरा -0.5 है। तो इस तरीके से मिरर में भी होता है कुछ न कुछ, तो प्लस माइनस करके बताना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो आर लिखोगे तो कितना लिखोगे, और अगर यहाँ पे आर लिखोगे ये भी 20 सेंटीमीटर है तो क्या लिखोगे? हमेशा ऐसे ही लिखना है, ये कन्वेंशन है। इससे पता चल जाता है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, और बार बार आपको बताना नहीं पड़ता है। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू सी एंड पी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called principal axis। उस चीज को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जस्ट एक नाउ अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स में देखो कैसी होगी। कॉन्वेक्स में ये P है, ये पोल है, और ये इसका C होगा, क्योंकि इसे पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर भी आएगा। तो जो P और C से पास होने वाली एक्सिस है उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ऐसे ही ये एक मिरर हमने कॉनकेव ले लिया। अच्छा, मिरर बनाते समय ध्यान रखना उसी साइड में ही डॉट बनाना, ये बेसिक चीज ध्यान रखना हमेशा, इधर ना बना देना कहीं। तो मतलब पेंटेड सरफेस उधर ही बनाना राइट में। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन की कोई लेंथ थोड़ी होती है, एक्सिस की कोई लेंथ होती है क्या? एक्स एक्सिस की कोई लेंथ आजकल निकाल पाए आज तक? प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे जाने वाली जो भी चीज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब जरा देखो कि ये जो मिरर है, मिरर का ये रिम कहलाता है। सो द एज ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिम। तो ये रिम हो गई। दूरबीन होती है या टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, उसमें रिम पे रबर लगाई रहती है जिससे वो होल्ड रहे। सो एज ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिम। जैसे मान लो कोई ये मिरर है, तो एक ऐसा मिरर है, तो ये इसका रिम हो गया। भले ही इसमें ऐसे लाइट आके ऐसे जा रही हो तो ये इसकी सरफेस होगी, बट ये रिम है। और इसी तरीके से चाहे उल्टा मिरर रखा हो तो भी
और ये अंदर की ओर पेंटेड है, ये रिम है। ऐसा लाइट इसमें आके ऐसे चली जाएगी। अच्छा, व्हाट इज एपर्चर? दैट इज, जैसे हमारा हाथ है, मान लो ये मिरर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, और इसमें आप पेन रखो, तो ये अपर्चर हो गया। यानी मिरर में जो दो, ये गहराई में है, हाथ गहराई में है कि नहीं, और दैट इज, अगर मिरर में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लिया जाए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के बीच में, तो वो अपर्चर कहलाएगा। जरा देखो तो, कि मान लीजिए ये जैसे है, तो ये लेंथ क्या कहलाएगी? क्या ये ओपनिंग ऑफ मिरर कहलाएगी या अपर्चर? सर हम्म सर हम्म सर आपने दूसरी इमेज में पोल और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उल्टा लिख दिया। तो गलत लिखा, उसको ठीक करो, नहीं तो बाद में पढ़ोगे तो फिर कैसे सही होगा। इसको ठीक कर दिया। अब देखो, ये अपर्चर समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ये इट इज कॉल्ड अपर्चर। द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिक opposite points on rim of spherical mirror is called aperture। उसे aperture कहेंगे, ठीक है। तो aperture समझ में आ गया ना, ओपनिंग ऑफ मिरर, कि किसी में कितनी ओपनिंग है। अब जैसे ये मिरर दिख रहा है, तो इसमें अगर एक मैं अभी ये सामने ग्लास ना होता, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्केल रख के इसकी ये लेंथ ले लेता कि नहीं, ये अपर्चर होता कि नहीं, भले ये कितना भी गहरा क्यों ना हो। जैसे स्पून है, तो स्पून ये है, स्पून में ऐसे रख लो तो अपर्चर हो जाएगा कि नहीं, कि ये लेंथ स्पून की क्या है। समझ में आ गई बात? ये लेंथ, तो ये हमने आपको दिखाई दी है एपर्चर क्या होता है। अब जरा देखो, व्हाट डज इट मीन बाय मार्जिनल रे? एंड पार एक्सियल रे। मार्जिनल रे क्या होती हैं? इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मार्जिन में हो, मार्जिन में दूर हो। क्या हमारे देश में जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको पहले मार्जिनलाइज कर दिया गया था, हाशिए के बाहर कर दिया गया था, उनकी किसी ने केयर नहीं की क्या? आपकी कॉपी में भी तो एक मार्जिन बना रहता है लेफ्ट में, जिसमें क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन नंबर बोलो। अगर किसी को सेंट्रल लाइन से बिल्कुल दरकिनार कर दो, किनारे लगा दो, उसकी उपेक्षा कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या उसको कहते हैं? उसको कहते नहीं कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, उपेक्षित सेक्शन, जिसकी देश ने उपेक्षा की हो, कहते हैं कि नहीं? तो अगर ऐसी रेस जो बिल्कुल रिम के पास पड़ रही हो, जो ये रिम है और रिम पे यहाँ पे रे पड़े, तो क्या कहेंगे? मार्जिनल रे कहेंगे कि नहीं? किनारे पे पड़े तो उसको क्या कहेंगे? और अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पड़े तो क्या कहेंगे? क्या पार एक्सियल रे? एक्सिस के पास है, तो इन दोनों रे को क्या कहेंगे? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं, इन्हें क्या कहेंगे? So if rays are parallel to principal axis and principal axis के parallel हो and away from it, अगर समझ नहीं आया
अभी पता चल जाएगा। अवे फ्रॉम इट, अगर सेंटर से दूर हो तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल रे। मार्जिनल रे। और अगर बहुत पास हो सेंटर के तब क्या कहेंगे? इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and near to it, then it is called paraxial ray। अब जरा देखो कि मान लें हमारे पास दो तरीके के मिरर हैं, तो अब देख लें कि इस केस में ये मान लो ये बीच में पड़ रही है, ये बहुत बड़ा मिरर है, तो इसमें क्या है, रे कैसी आ रही है? बीच में, क्योंकि रे मिरर बहुत बड़ा है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो क्या रेज आर, बोलो, कॉनकेव कोई भी हो, लेकिन क्या ये मिरर में बीच में आ रही हैं और बिल्कुल रिम पे नहीं जा रही? बोलो। और लेकिन मान लो मैं अगर छोटा मिरर ले लूं तब क्या कहोगे? अब क्या ये बिल्कुल किनारे किनारे जा रही हैं? या और छोटा ले लो, तो अब ये क्या हो गई? क्या ये पारएक्सियल हो गई? सॉरी, ये मार्जिनल हो गई कि नहीं? और इस केस में क्या हुआ? इस केस में बताओ, पारएक्सियल। तो अगर मान लो सेंटर के पास है और रिम के पास नहीं जा रही, और इस केस में देखो हो गई, मार्जिनलाइज कर दिया तुमने, हाशिए के पास डाल दिया। इसमें देखो बीच में है, बताओ। तो वही चीज है कि किसी चीज को मार्जिन में डाल दोगे तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे मेन स्ट्रीम में रखो। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, मैं इसे पूरा बना दूं, पूरा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये P हो गया। एक रे और आ गई, एक रे और आ गई। क्या ये रेस पैरेलल हैं? बताओ। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि क्या परपेंडिकुलर डाला जाए किसी चीज पर तो आप उससे क्या कर सकते हैं? नाउ हियर्स जस्ट सी, ये देखो, हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या मैं रिफ्लेक्शन करा सकता हूं? अगर मैं C से मिला दूं तो क्या उसे तुम परपेंडिकुलर कहोगे? बताओ। तो देखो मैं C से मिला दे रहा हूं और C से रिम के किसी भी पॉइंट को मिलाया जाए, क्या यही परपेंडिकुलर है? अच्छा, मैंने मिला दिया। तो जितने एंगल पर रे आ रही है क्या उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी इधर? देख लो, जो ये एंगल इधर है वही इधर है, और जितना एंगल ये बनाते हुए आ रही क्या इतने पे ये भी निकल जाएगी? क्या ये दोनों रे जो आ रही हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं वास्तव में मिल रही हैं क्या? यहां मिल रही कि नहीं? सो इफ रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट सर्टेन पॉइंट इट इज सेड। अच्छा, ये जो जा रही है सीधी, ये तो यही नॉर्मल है, क्या ये भी मिल जाएगी लौट के? ये तीनों यही मिल जाएंगी क्या? ये जाती हुई रे, आती हुई रे, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर भी है। तो अगर 3 रे जहां मिल जाए क्या वहीं पर इमेज बन जाएगी? जरा देखो तो,
कि मान लीजिए आपके पास 3 रे हमने पैरेलल डाल दी, और पैरेलल डालने के बाद अब देखिए कि अगर ये कहीं मिल जाए, तो मैंने इसमें 3 रे डाल दी, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें आर दे मीटिंग, जस्ट होल्ड। ये देखो ये अब मैंने इसमें रे डाल दी, क्या ये कहीं वास्तव में मिल जाएंगी, मिलती हुई दिख रही हैं आपको? और पास कर देते हैं जिससे दिख भी जाए, दिख रही? ठीक है, ये दिखी? पास करके दिखा दें तो पास देख रहे हो, वो फिर दूर मिलेगी लेकिन है वही चीज। ये देखो मैंने मिरर पास कर दिया, लेकिन मिल जाएंगी ना, दिख रही कि नहीं? तो यहाँ पे एट सर्टेन पॉइंट आर दे मीटिंग, बताओ। तो अगर वो मिल रही हैं तो जहां मिल जाएंगी वो क्या होगा उसका? ये देखो, अगर मैं अंधेरा कर दूं तो साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा करके दिखा भी चुका हूं आपको, बार बार वही चीज करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई ना बात? तो जहां पर मिल जाए रे वास्तव में वही फोकस है। और क्या मैं उस पॉइंट को अगर इसमें ले लूं, स्क्रीन में, तो स्क्रीन में ले लूं तो वो फिर उसका इमेज बन जाएगा। मान लीजिए मैं कर दूं तो वो चीज़ स्क्रीन में ली जा सकती कि नहीं? उन तीनों पॉइंट को बिल्कुल स्क्रीन में एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट भी लिया जा सकता है। दिख रहा सिंगल पॉइंट, इमेज बन गई। दिख रहा है पेपर है। तो इसमें हमने क्या किया, क्या उनकी इमेज ले ली? अच्छा, अब ये देखो कि इस चीज को जरा हम फिर से देखें। मान लीजिए मैंने बहुत सारी रेज ले ली, 1 2 नहीं ली, इस बार मैंने ले ली है 5। तो 5 रेस पैरेलल लो, 1 रे। अच्छा, 2 पार एक्सियल ले लेना। देखो ये पार एक्सियल ले ली। पार एक्सियल का मतलब क्या? पास में। और 2 कैसी ले ली? मार्जिनलाइज्ड, उपेक्षित। बोलो, ले ली 5 रे? ठीक, इट हैज बीन नाउ टेकन। अब जरा देखो, अब हमें इस पे रे फॉर्मेशन करना है। अच्छा, मैंने कोई नया नियम नहीं लगाया है। आप इसका पूरा स्फीयर बना लो। अब पूरा स्फीयर बनाने के बाद आप क्या देखोगे? क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा? सी पता चल गया? देख लो, पूरा बना दिया है कि नहीं? अब सी से क्या सब जगह मैं नॉर्मल डालूं? परपेंडिकुलर डाले बिना तो कुछ नहीं होगा। हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, और इस चैप्टर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो इससे ज़्यादा जानता है उसे और ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, फिर बात बिगड़ जाती है। तो हमें क्या जानना चाहिए कि परपेंडिकुलर डालो और क्या पता करो, उसका रिफ्लेक्शन। तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर सभी जगह डाला जा सकता है। अच्छा, एक मैं आपको हिंट दे दूं, जैसे मैंने मिरर में दिया था, इसमें भी देना चाहता हूं कि इस केस में जो C से P के बीच की डिस्टेंस है ठीक आधी, उसको फोकस कहते हैं। मेरा कहने का मतलब, ये हिंट दे रहा हूं, C और P के बीच की डिस्टेंस को क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं? यहां से यहां तक बोलो। और इसकी आधी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या फोकल लेंथ? यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे स्मॉल f से बोला जाएगा और उसे फोकल लेंथ कहेंगे। और जहां सारी रेस कन्वर्ज हो जाए, क्या उसे फोकस कहेंगे? अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना कि क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक ठीक आया है। मैं जस्ट मिला रहा हूं, मैंने मिड पॉइंट ले लिया और ये मैंने मिला दिया। क्या ये दोनों एंगल ठीक हैं? ऊपर जितने पे जा रही उतने पे आई है। अब देखो दूसरा, देखो, क्योंकि नॉर्मल तो ये पड़ ही गया ना। नॉर्मल समझ रहे हो कि नहीं?
जिसको जिसको नॉर्मल में दिक्कत हो ना, वो नॉर्मल डॉटेड ले ले। कोई कह दे इतनी सारी लाइन है, हम लाइन का क्या करें, तो ठीक है नॉर्मल आप डॉटेड ले लो। अब तो दिक्कत नहीं है, डॉटेड में तो क्लियर पता चल रहा है कि नॉर्मल है। बोलो, तो नॉर्मल आपके हाथ में है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो पेंसिल से नॉर्मल डाल लो जैसा आपको चाहिए, और अगर परसीव कर सकते हो आइडिया तो परसीव कर लो कि नॉर्मल है। देखो मैंने सारे डॉटेड कर दिए, अब तो ठीक लग रहा है, नॉर्मल पता चल रहा है कि नॉर्मल कौन सी और रे कौन सी है। बोलो। अच्छा अब जरा देखो, तो एक से निकाला, अब दूसरी रे जो आई उसको भी करो, उसको भी फोकस से मिलाओ, तो क्या वो लौट जाएगी और वो बोल्ड रे होगी, क्या वो वास्तव में लौटेगी? ये भी लौट गई, क्या वो भी एंगल सेम है दोनों? सर हाँ सर आपने बोला था ये जहाँ पे रेस मीट करती है वो फोकस होता है, तो ये तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ मीट करेंगे, यहाँ बीच में करेंगी, एफ पे, सीपी के ठीक मिडिल में। वो चीज़ अभी हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी तो आप देखो कि हो क्या रहा है। क्या आपको बाई एंगल पता चल रहा है कि ये ठीक है, दोनों एंगल सही हैं? और कौन सा एंगल लेना है वो किससे पता चलता है? भाई एंगल अगर आप मैनुअली लोगे और कहाँ डी लेके जाओगे, तो जितने एंगल पे आ रही उतना ही एंगल लेना होगा, बस यही बात है। जिस एंगल पर आ रही वही एंगल तो लोगे दूसरी तरफ। तो मैंने 4 एंगल ले लिए, तो अब 4 एंगल है, जैसे आप मिरर में भी बनाओगे तो मिरर में क्या ये संभव है कि वही एंगल लो, फिगर ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसमें क्या ले लिया था, क्या पहले से ही इमेज ले ली थी और फिर वहां से बनाया था, तो बिल्कुल आइडेंटिकल ठीक ठीक चीज आई थी कि नहीं? वैसे अगर आप ऐसे करते, ज्योमेट्री के हिसाब से चलते, 30 डिग्री 30 डिग्री 45 45 जो जो एंगल होता वही वही लेते तो यही मिलती। लेकिन अब उतना अगर हम नापने बैठेंगे तो एक डायग्राम से ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले से ही इमेज ले लेता हूँ, और अगर आप घर में ये प्रैक्टिकल करना चाहो तो खुद करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ है। या फिर हमने जब इससे इमेज बनवाई, तो जहाँ पे फोकस है उसका डबल इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नापो कि किस स्फीयर से ही निकला होगा, दैट आल्सो कैन बी मेजर्ड। तो ये कहने का मतलब है कि ये देखिए कि ये एफ है, व्हाट इज दिस बताइए, इसे क्या कहेंगे, फोकस। अच्छा एक बात बताओ, सर हाँ सर सर फिर फोकल लेंथ क्या होगा अगर ये फोकस हो जाएगा तो? अब हम सब चीज़ें देखें और प्रूव करें। तो लेट अस सबसे पहले लिखें डेफिनीशन, और फिर जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे प्रूव कर दूँ, तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात कि जब आप किसी मूवी में देखते हो तो वहाँ क्या बोला जाता है, लाइट कैमरा फोकस। तो क्या हीरो और हीरोइन के ऊपर सारी लाइटें गिरने लगती हैं? बोलो। यस सर। तो फोकस का मतलब क्या समझते हो, बोलो, इतना तो समझते हो कि द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, या तो वो वास्तव में मिल गई, जैसे यहां मिल गई, अभी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया, कहीं ना कहीं मिली थी कि नहीं, इसी मिरर से दिखाया था, मिल गई थी कि नहीं? सो व्हाट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बताइए बताइए। सर इमेज फोकस पर ही बनती है क्या? हाँ इमेज फोकस पे बनती है, वहीं पे स्क्रीन रखी जाती है। सो दैट इज, क्या चीज बताई गई आपको, फोकस क्या है, दैट इज द व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा बताइए, देन दे गेट, ये देखो प्रिंसिपल फोकस लिखो, प्रिंसिपल फोकस, वन पैरेलल रेस फॉल्स ऑन मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है हमारा, जो भी है स्फेरिकल मिरर होगा ये, कोई ना कोई, ऑन स्फेरिकल मिरर।
then either rays actually converge at a point, actually converge at a point, या तो वे वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाएंगी। आप देखो कि वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाएंगी। जैसे ये देखो कि मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है और एक रे आई, दूसरी रे आई और तीसरी रे आई, ये इसका सी है, तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से गुजरेगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सी से मैंने परपेंडिकुलर मन ही मन में डाल लिया। बोलो सही है बात? तो ऐसे आई तो यहाँ से गुजरेगी, ये तो खुद ही परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से यहाँ से जो गई क्या वो भी यहीं वापस आ जाएगी, और जो ये रह गई क्या वो ऐसे लौट के आएगी? आप कहोगे क्यों लौट के आएगी? तो जरा देखो सी से नॉर्मल डाल के बोलो, जितने एंगल पे गई क्या उतने पे आई? बताइए। तो जब अच्छा जब ये वापस आ गई, आप भले ही ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं सी और पी के बीच में तो है। चलो इतना तो मानते हो कि मिडिल में नहीं है, लेकिन बीच में तो है ना। बोलो, बाकी ठीक बीच में वो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन अभी इतना तो मानते हो कि इसके बीच है कि नहीं? सो देन द रेज एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट। अगर ये एक्चुअली मीट कर रही हैं तो क्या होगा बताओ? एट ए पॉइंट। और या फिर क्या होगा? और अच्छा इस केस में भी तो देख लो, मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, एक रे आई, दूसरी रे आई और तीसरी रे आई, ये क्या है? क्या ये प्रिंसिपल फोकस है? और क्या इसका ये सी है? अच्छा ये रे कहीं ना कहीं लौटेगी, तो मान लीजिए ये लौट गई। आप कहोगे ऐसे कैसे लौटा दी? तो मैंने मन ही मन में क्या ये नॉर्मल डाल दिया था सी से? बोलो बताइए। फिर मैंने यहां से भी रे लौटा दी, तो ये मैंने रे लौटा दी। आप कहेंगे ऐसे कैसे लौटा दी? तो क्या मैंने मन ही मन में यहां से एक नॉर्मल देख लिया था सी से? बताओ। तो ये जो रे गई और ये क्या वहीं लौट जाएगी, क्योंकि सी से नॉर्मल पड़ रहा है। तो अगर देखने वाला देखेगा इस रे को और इस रे को पीछे मिलाएगा, तो ये कहां मिलती हुई प्रतीत होंगी? क्या ये कहीं बीच में यहां पे मिलती हुई लगेंगी? आर दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट? भाई ये हमारी आंख है, आंख क्या देख रही है बताओ? क्या उसे ये नहीं लगेगा कि ये रे यहाँ पीछे से आ रही? क्योंकि आंखों ने तो हमेशा रे को सीधे आते हुए देखा है। इस आंख को क्या लगेगा? क्या ये नहीं लगेगा कि ये रे सीधे आ रही है पीछे से? बोलो। सो या रे वास्तव में किसी बिंदु पे मिल जाए या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो उसको मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। बोलो बात समझ में आ गई? सो यहां पर क्या हो रहा है? रेज appear to diverge from a point। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एक दो डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। देयर आर वेरी सिंपलिस्टिक डायग्राम, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी सब है। बताओ। हैं? चैप्टर के क्वेश्चन बाद में समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो चीज आपको फोकस समझ में आया कि नहीं? फोकस क्या है? जहां रे या तो वास्तव में मिल जाए, और नहीं तो वास्तव में न मिले, तो क्या और क्या चीज हो सकती? जरा ये देखो, अगर मैं इस पे एक रे डालूं तो क्या ये रे फैल रही है? क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि मतलब दोनों तरफ फैल रही है? बताओ, दिख तो रहा है ना? अच्छा फैल रही तो कहीं आदमी को देखने से ये तो नहीं लगेगा कि पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही?
भाई आंखें तो इसी रे को देखेंगी ना, और सोचेंगी ये कहीं पीछे से आ रही, और इसको भी देखेंगी तो उन्हें क्या लगेगा कि ये पीछे से आ रही कि नहीं, ये जो दूर जा रही वो वाली, उधर वाली, बताओ। तो अब वो पीछे से जहां से आ रही है वही फोकस है। तो बताओ कॉन्वेक्स के केस में फोकस कहाँ होगा, बताइए। बिहाइंड द मिरर होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आती हो रही हैं। और ये जो डिफरेंट रेज आ रही है कहाँ से आ रही, क्या डिस्टेंट स्टार से आ रही हैं, बहुत दूर एक स्टार है उससे पैरेलल रे आ रही हैं। समझ में आई बात कि नहीं। तो उसका जो इमेज बनना चाहिए क्या वो भी पॉइंट साइज बनना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि स्टार की क्यों बात कर दी, अच्छा ये बताओ कि जो सन से रेज आती हैं, क्या आप ये सोचते हो कि सन से रे वाइड अपार्ट जाती हैं, ऐसा सोचते हो क्या, बताओ, सोचते हो। अगर मान लो मैं, हैं, बताइए। अच्छा, मैं अगर कहूं कि नहीं सन से रे ऐसे आ रही है तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे। और दूसरा बच्चा कह रहा है सन से रे ये ऐसी आ रही, तो किसकी बात मानोगे, बाद वाले की कि पहले वाले की। अगर बाद वाले की मानोगे तो ये मैंने मिला दिया, क्या यही सन है, आपके बगल में बैठा हुआ है सन, जरा सा चूके नहीं कि जले, जरा सा भी टेढ़ा नहीं कर देना, नहीं तो जो 14,88,00,000 किलोमीटर दूर सन है वो वहीं बगल वाले कमरे में आ जाएगा। सो जो रेस एक डिस्टेंस स्टार से आ रही हैं वो रेस कैसी होनी चाहिए बताओ, पैरेलल होनी चाहिए, नहीं तो जरा सा भी झुका दो यहीं थोड़ी दूर पे मिल जाएगी 1 मीटर दूर पे, और वो स्टार हमें जला देगा। सो उसी तरीके से जैसे डिस्टेंट स्टार कोई पॉइंट साइज है तो उसकी इमेज भी कैसी बननी चाहिए बताओ, पॉइंट साइज बननी चाहिए कि नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है व्हेन पैरेलल रेस फार ऑन मिरर देन आइदर दे एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अच्छा यहाँ पे मैंने जो लिखा है आइदर दे एक्चुअली कन्वर्ज ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखूं क्या, वास्तव में जब वो कहीं मिलेंगी तो मिरर के सामने ही मिलेंगी जब बाउंस बैक होंगी, तो है बात की नहीं। आइदर दे एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, वो कन्वर्ज हो जाती हैं एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ऐसा किस केस में होगा बताओ, क्या कॉनकेव के केस में, और दे अपीयर टू, या फिर क्या होगा अपीयर टू diverge from a point, point, this point is called, उसे क्या कहोगे, क्या प्रिंसिपल फोकस कहोगे, बोलो। और प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा कॉनकेव मिरर के केस में, क्या सामने होगा कि पीछे, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर it is behind the mirror। तो कॉन्वेक्स के केस में ये पीछे है। अब जरा एक लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है। अच्छा अब देखिए कि फोकल लेंथ क्या है that is the distance between
प्रिंसिपल फोकस, क्या उसे कैपिटल एफ कहते हैं, एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एक रे आई और दो रे लो, ज़्यादा मत लो। फोकल लेंथ पता करने के लिए बहुत सारी रे मत लेना। ये सी है, एक रे आई, दूसरी पैरेलल आ गई। अच्छा, पैरेलल आई तो क्या इसको मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लौटा देना चाहिए? और ये जो आ रही क्या ऐसे ही लौट जाएगी क्योंकि ये पोल पे गिर रही है? बोलो। तो ये इधर लौटी, ये इधर लौटी, ये दोनों कहाँ मिली? एफ पे मिली कि नहीं? सो पैरेलल रेज जहां मिल जाए वही फोकस है। पैरेलल रेज, द पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वेयर मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रेज पहली बात विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो वेयर मीट और अपीयर टू मीट, अपीयर टू डाइवर्ज भी लिख सकते हो जहां से फैलती हुई प्रतीत हो, अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बोलो, समझ में आ गई डेफिनेशन? तो समानांतर रेखाएं किसी गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के उपरांत यदि वास्तविक रूप से कहीं सम्मिलित होती हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से अपसरित हो रही हैं तो उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। नाउ इट इज, एक ये बात हो गई। अच्छा, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? एफपी को। क्या यही फोकल लेंथ है? कोई मुझे ये बता सकता है? अगर सीपी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो मैं एफ को क्या लिखूं? बोलो। लेकिन कुछ लोग तो -10 कह रहे हैं, मैं किसकी बात मानूं? तो वही ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो, इसमें भाई वो हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि एफ पी यानी जो स्मॉल एफ है इट इज r/2। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ होती है एफ पी और उसी को एफ कहते हैं, फोकल लेंथ को एफ कहते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं बताओ? एफ। पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देख लो, पॉइंट को क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो? और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या स्मॉल लेटर से? तो बताओ, ये डिस्टेंस क्या स्मॉल लेटर है? एफ है क्या? तो इसी तरीके से यहां पर भी दो रे आई। अच्छा, इसको जब पीछे मिलाया तो मुझे यहाँ सी मिल गया। तो क्या ये रे जो आ रही है ऐसे ही लौट जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रही? और ये जो आई, बना लो इसके लिए एक नॉर्मल और निकाल दो इसको दूसरी तरफ। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ गई तो क्या यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी? हाँ, प्रवीण बार-बार माइक ऑन करके ना बहुत जोर से आवाज निकाल रहा है। नहीं प्रवीण, ऐसा मत करो। तुमसे ही तो सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। यू आर द, हाँ, ऐसा मत करो, नहीं तो फिर जो डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी कैरियर है ना। ठीक है, तो वो जो भी अगर ऑक्सीजन की कमी है आप जांच कराओ कहीं। ठीक है, ये देखो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम से दूसरे नहीं सफ़र करनी चाहिए ना। तो अब ये रे आई इधर चली गई, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये परपेंडिकुलर डाला है तो उसके दूसरी तरफ रे निकाल ली। अच्छा, ये बताओ, ये रे यहाँ से लौटी और ये रे यहाँ से लौटी, तो आपको क्या लगेगा? क्या ये दोनों रे पीछे कहीं यहाँ मिल रही हैं? देख लो, दोनों मिलती हुई तो प्रतीत हो रही ना। तो क्या इसी को फोकस मान लिया जाए और फोकस और पोल के बीच की लेंथ को क्या एफ मान लिया जाए?
लेकिन कोई मुझे ये बता दे, अगर CP10 है 20 सेंटीमीटर है तो F की क्या वैल्यू होगी? पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगी। सो फोकल लेंथ, हमेशा एक चीज और मान लो, इसको प्रूव कर देंगे अगली क्लास में। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका प्रूफ किया जाएगा। फिर भी आप अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर। प्रवीण, कॉनकेव मिरर के लिए F पॉजिटिव होगा या निगेटिव? बोलो। आप हाँ, कॉनकेव के लिए सर नेगेटिव हो। F is negative and for concave mirror सर जो उधर -10 लिखा था सर, वो फोकल लेंथ तो समझ में नहीं है। तो वो समझा देते हैं आपको। फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा? मिरर इट इज पॉजिटिव। अच्छा ये मुझे बताओ कि कॉनकेव मिरर के लिए R मैंने कितना लिया था? क्या -20 सेंटीमीटर लिया? चेक कर लो, लेफ्ट में पड़ रहा है ना। तो ये x डैश एक्सिस या निगेटिव x एक्सिस में डिस्टेंस क्या ली जाएगी? CP रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, -20 है। बोलो, अगर -20 है तो F क्या होता है? क्या R/2? सो क्या ये -20/2 हो जाएगा, जो कि -10 सेंटीमीटर होगा? बोलो प्रवीण। क्या सर? भाई आप सबसे पहले ये देखो ना, R क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो -20 है कि +20? तो -20 है क्या? तो -20। और ये फार्मूला क्या कहता है कि फोकल लेंथ क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है? यस। तो आधा कर दिया। और कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? क्या +20 सेंटीमीटर? यस सर। तो अब उसका भी आधा करो, 10। तो प्लस लगा देना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का बहुत चलता है, ये चीज़ है। सो दिस इज +, सेंटीमीटर। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन और प्रिंसिपल फोकस। हमने डेफिनेशन देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इमेज डायग्राम देखेंगे। आज SST की क्लास नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।